टीवी में मुजाहिर बेलरी आपको खुशामदीद कहता है। और ऐसा लगता है कि 90 की दहाई बल्कि 70 की दहाई आ गई है कि जब सियासत जो थी वो प्रो भुट्टो और एंटी भुट्टो में होती थी, या फिर प्रो ज़िया-उल-हक और एंटी ज़िया-उल-हक होती थी। और फिर 90 की दहाई में जैसे मैंने कहा कि बारी बारी नून लीग और पीपल्स पार्टी, और आज सारे मुल्क की सियासत जिसमें तमाम इदारे भी शामिल हैं, प्रो बानी तहरीक यानी इमरान ख़ान और एंटी इमरान ख़ान में तकसीम हो गई है। अदालतें तकसीम हो गई हैं, इदारे तकसीम हो गए हैं, सारी पार्टियां तो खैर अगर तकसीम होती थी। इवन ये कि हमारा फ़ॉरेन ऑफिस जी हाँ वो तक तकसीम नज़र आता है, या उसके में और अमेरिका के महकमा ख़ारजा में बाकायदा मुकालमा हो रहा है। जो मंगल की शब अमेरिकन कांग्रेस का जो बजट सेशन हुआ, उसमें भी पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के साथ होने वाली जो गिरफ्तारियां हैं या बानी तहरीक का जेल में रहना है, उस पर भी गुफ्तगू हुई। उसके बाद फिर उनके एक कांग्रेसमैन ने कहा कि जनाब बानी तहरीक से अमरीकी सफ़ीर जेल में मुलाकात कर सकते हैं। तो बहरहाल दफ्तर ख़ारजा का कि इन तर्जुमानों का, इन नुमाइंदों का ये कहना यही समझा जाएगा कि ये अमेरिकन स्टेट का, अमेरिकी हुकूमत की पॉलिसी दरअसल होती है। हज़रत डेनियल मैथ्यूज ने आज जो वाज़ेह तौर पर कहा, उस पर हमारी दफ्तर ख़ारजा का भी रद्द-ए-अमल आया। हमारी दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच, जो जिनकी ब्रीफिंग वीकली भी होती है और गाय होती रहती है, आज उनकी जब तवज्जो अमेरिकी महकमा ख़ारजा के इस बयान की तरफ दिलाई तो उनका कहना था कि जनाब पाकिस्तान के मामलात में इसको अंदरूनी मुदाखलत ही से ताबीर किया जाएगा। और उनका कहना था कि हम इस पर तशवीश का इज़हार करते हैं और ये समझते हैं कि अमरीकी सफ़ीर की अगर बानी तहरीक से मुलाकात है तो ये आइन और क़वानीन के तनाजुर में देखेंगे। दफ्तर यानी बहुत ही गार्डेड मोहतात लफ्ज़ों में बहरहाल दफ्तर ख़ारजा ने अमरीकी महकमा ख़ारजा के अफसरान के जवाब में ये कहा कि जिस तशवीश का इजहार अमरीकी महकमा ख़ारजा कर रहा है वो दरअसल पाकिस्तान के अंदरून मामलात में मुदाखलत है, और बैनुल मुल्क में किसी को भी ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो हमारे मामलात में दखल दे। इधर बानी तहरीक इंसाफ ने जो पहले ही हमारे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे, और उन्होंने ख़ास तौर पर अगर आपको याद होगा कि ख़ुद तहरीक इंसाफ के ज़माने में जब थे तो उनकी अहलिया का बाकायदा केस चला और बाकायदा वो अदालतों में गईं, उनकी जायदाद के हवाले से जो कुछ सवाल उठा। ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ ने जो कुछ चीफ जस्टिस की अहलिया के साथ किया उसका एक रद्द-ए-अमल तो हमने ये देखा कि जब उन्होंने हल्फ उठाया था तो उन्होंने अपनी अहलिया को साथ उठाकर सदर अलवी को ख़ास तौर पर और हमारे तहरीक इंसाफ के बानी को पैगाम दिया था। अभी तक जो भी केसेस आए हैं उनमें बहरहाल तहरीक इंसाफ को इंसाफ तो मिल रहा है, लेकिन बानी तहरीक ने आज वाज़ेह तौर पर दो टोक अल्फाज में कहा कि उनके और उनके ख़ानदान के किसी केस को चीफ जस्टिस नहीं सुनेंगे। वो ये भी कहते हैं कि जी हमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से किसी इंसाफ की तवक्को नहीं। और आपको इल्म है उसका पस मंज़र ये है कि बहरहाल 8 फरवरी के इलेक्शन इजलास से टर्निंग पॉइंट थे जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तहरीक इंसाफ से उसका निशान बल्ला ले लिया था। हमारे साथ हैं तहरीक इंसाफ में, अब तो वैसे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट होते थे, लेकिन अब सेक्रेटरी इत्तलात हैं तहरीक इंसाफ के मुमताज़ लॉयर शोएब शाहीन साहब। शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज जो आपके बानी PTI ने ये कहा है कि चीफ जस्टिस किसी ऐसे केस में मौजूद ना हो जिनका ताल्लुक़ उनसे हो, उनके ख़ानदान से हो। आप नहीं समझते कि ये तो एक मुनासिब तो नहीं लगता ना, यानी ये तो एक रवायत पड़ जाएगी। कल दूसरी जब जमात आएगी तो वो भी उस चीफ जस्टिस पे करेगी जैसे कि माजी में हुआ। चीफ जस्टिस तो आमतौर पर मेरिट पे आते हैं ना, अब तो जजेस केस के बाद, तो
तो ये किस हद तक मुझे तो बहुत लगता है कि ये ज़रा खान साहब का रवायती गुस्सा है जो चीफ जस्टिस पर निकल रहा है। शोएब शाहीन साहब, देखें, इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए। आज देखें, इमरान खान साहब के ज़माने में इनके खिलाफ रेफरेंस आया, उनकी अहलिया ने इमरान खान साहब के खिलाफ पिटीशन फाइल की, प्रेस में बयानात दिए, एक अपने ही खुद भी इन्होंने केस में कोई ऐसे कागजात दिए इमरान खान साहब के खिलाफ वाइल हियरिंग ए केस हेडेड बाय जस्टिस गुलजार अहमद खान साहब। वहाँ भी चीफ जस्टिस साहब ने ऑब्जर्वेशन दी कि जनाब चीफ जस्टिस साहब को जस्टिस काजी फाइज़ साहब को इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस नहीं सुनने चाहिए। ये 5 मेंबर बेंच के एक फैसला था, उसमें बैठे थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें, कई चीज़ें हैं, अगर आपके ख़िलाफ़ एक परसेप्शन डेवलप हो गया है कि आप बायस्ड हैं, हम सब इंसान हैं। मेरे साथ अगर कोई ऐसा किसी के साथ मामला रहा हो और वो मैं समझता हूँ कि मुझे तकलीफ़ पहुँची है किसी की वजह से, तो मेरा ख्याल है कि फिर मैं उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाऊंगा तो मुझे वो केस नहीं सुनना चाहिए। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। शाहीन साहब बदत माजरत, इधर कुछ केसों में, खासतौर पर मखसूस नशिस्तों के केस में एक बड़ा आपको रिलीफ मिला, फिर इद्दत से मुद्दत की इद्दत क्या कहते हैं जी, उस केस में मिला, और उसके बाद हुकूमत ने कहा कि जनाब अदालतें तो एक नया आइन लिख रही हैं, ऐसा तो नहीं है। और ये भी अच्छी बात थी कि लार्जर बेंच जिसमें चीफ जस्टिस खुद बैठे थे, बहरहाल उस बेंच ने फैसला दिया कि खान साहब की मखसूस नशिस्तें PTI को मिलनी चाहिए, एज ए पॉलिटिकल पार्टी उसे तस्लीम करना चाहिए। शोएब शाहीन साहब, बरेलवी साहब, अगर आपके पास बायस के इतने प्रूफ हों जो आपको सर्कमस्टांसेस भी आपको सपोर्ट करते हो, तो फिर मेरा ख्याल है कि जज के कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है और इनके ओथ में भी लिखा होता है कि आप बगैर किसी तासुब के केसेस को सुनेंगे, विदाउट फियर एंड फेवर। और अगर आप किसी के साथ नफरत में या मोहब्बत में किसी को फेवर होगी, नफरत में किसी के खिलाफ फैसला होगा, तो उसमें उस जज को वो केस नहीं सुनना चाहिए। ये रूल कहता है, ये कोड ऑफ कंडक्ट कहता है जजेस का। तो हमारे पास तो एक से ज़ायद एविडेंसेस हैं जो हमने प्रोड्यूस किए हैं बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, और जब कभी कोई ऐसा मौका आएगा उस वक्त भी पेश करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक मिनिमम चीज़ है जो एक साइल कह सकता है कि जी आपके ये सीरीज ऑफ फैक्ट्स हैं जो हमारे काज को मुतासर कर रहे हैं। और ये आप समझ रहे होंगे कि शायद आप प्रेजुडिस नहीं है, मगर आप हैं, आप मेरे खिलाफ नफरत रखते हैं, आपको मेरे से तासुब है, और अगर आप है तो फिर कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि आप उस केस से अपने आप को अलग कर लें। अगर आप नहीं करेंगे तो बहरहाल वो मुनासिब नहीं होगा, वो इंसाफ में मबनी फैसला नहीं होगा, क्योंकि वो जो पुराना मैक्सिम है, इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए। जब सारी पब्लिक को, सारी कौम को, सारी लोगों को देखें, एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये इंसाफ में मबनी फैसले नहीं हुए। इनको फिर देखें ना, ब्रिटिश एम्बेसडर को ख़त का जवाब देना पड़ा, पूरी दुनिया में उसके ऊपर तनकीद हो रही है, और ये सिर्फ इनका हक नहीं था इमरान खान का कि उसकी पार्टी को निशान मिले, ये नाखादा 70% आबादी का एक हक था कि वो जिस पार्टी को वोट देना चाहते हैं उनके नुमाइंदे को थ्रू। उसका इजाला हो गया ना शेख शाहीन साहब, उसका इजाला हो गया। उसके बाद यही सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये फैसला भी दिया कि तहरीक इंसाफ एक जमात है। मैं वैसे तो चाह रहा था कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी बात करूं कि खान साहब ने कहा है कि जनाब उनके मुकदमा वहाँ नहीं चलने चाहिए। बहरहाल ये भी कुछ कहा गया कि जी उन्होंने GHQ के सामने डेमोन्स्ट्रेशन का तो बहरहाल कहा था। ये थोड़ी लोगों से ये कहेंगे वो पुरअमन है, ये एक अलग बात है। लेकिन मैं तफसील जाए बगैर एक आखिरी सवाल पर आ जाता हूँ, और वो है तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का। यानी बराहिर तो तारर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी, फिर कहा गया कि ये काबीना में जाएगी, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे। लेकिन ये तो बड़ी सरप्राइज़ था जो अता तारर वज़ीर क़ानून एक दिन आए और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लाया जाए। पता इस आखिरी सवाल का जवाब दे दें क्विक शोएब शाहीन साहब। देखिए, इनके पास जुर्रत ही कोई नहीं है, इनके पास कोई एविडेंस ही नहीं है। ये ड्रामा रावलपिंडी में बैठ के इनके साथ मिली भगत करके इनसे कराया गया। मुझे बताएं
कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई। अता तारड़ को किसने कहा था कि जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? उसने कहा जी ये हुकूमत का फैसला है। हुकूमत का क्या मतलब है? कैबिनेट है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहता है मुझे पता नहीं है, बाकी वजीर कहते हैं हमें पता नहीं है, बाकी इत्तेहादी कहते हैं हमें पता नहीं है। वो कहते हैं इत्तेहादियों से भी मुशावरत होगी और ये सब कुछ हो गया। मुझे बता दें आज से 3 महीने पहले या 15 दिन पहले तक ये मिन्नतें कर रहे थे कि आए जी मुज़ाकरात करें, हम APC रख रहे हैं। शहबाज शरीफ हाथ मिलाने चला गया उमर अयूब को। हमने कहा ठीक है आप APC रखें, हम आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद इनको कौन सा और ऐसा कोई कारनामा या ऐसी कोई गलती या ऐसा कोई काम हुआ है जिसके नतीजे में उन्होंने ये बातें की है? 9th में वो आज आपके सामने, आज बाकी पिछले फैसलों को छोड़ दें, वो आज आपके सामने हो चुका है। जैसे जमाल बंदोखेल के पास एक केस आया, हमजा कैंपाला, उन्होंने कहा CCTV फुटेज लाए, उन्होंने कहा जी वो तो है नहीं, वो तो सी हमसे गुम हो गई है। GHQ की CCTV फुटेज जी वो गुम हो गई है। कोर कमांडर हाउस की CCTV फुटेज जी वो गुम हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की CCTV फुटेज जी वो उठा के ले गए हैं जो आए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये डकैती है। एक तो आप हमला करें, उठा के ले जाएं, 7 तशद्दुद का निशाना बनाएं, 7 CCTV फुटेज उठा के ले जाएं, ये डाका जनी है, ये डकैती है जिसने भी की है, हाँ वो सरकारी सूरत में हो या गैर सरकारी लोग हो, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ जो कुछ कर रहे हैं, जो CCTV फुटेज गायब कर रहे हैं और एविडेंस को सिर्फ गायब करने की नीयत से, एविडेंस को खत्म करने की नीयत से ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनके चेहरे अब पब्लिक के सामने, कौम के सामने आ चुके हैं। और इनका जो 9 मई का बयानिया था उसको तो 8 फरवरी को कौम ने दफन कर दिया। वो सच होता तो मुझे बताएं, कौम हमारे खिलाफ खड़ी होती? किधर थी कौम? आज भी हमारे साथ, मैं आपके सामने जीत के बैठा हूँ 1,05,000 वोट लेके। वो कठपुतली जिसने 50,000 वोट भी नहीं ले सका, तारिक फजल, वो जाकर झूठा हल्फ ले रहा है कि नहीं जी मैं मेंबर नेशनल असेंबली बन गया हूँ। इनको तो शर्म हया खत्म हो गई है। इनको ये नहीं समझ आती कि यार कौम तुम्हें रिजेक्ट कर चुकी है। ये होते इख्तियार, ये इख्तियार होते हैं इज्जत के खातिर। अगर इज्जत नहीं है, तुम लोगों को लोग मजीद नफरत कर रहे हैं इन हरकतों से, तो तुम लोग आज ही समझ जाओ। शुक्रिया शोएब शाहीन साहब। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त पूरी सियासत प्रो और एंटी बानी तहरीक के हवाले से इदारों बल्कि बैरूनी मुल्क भी दर आई है। बाकायदा मुकालमा हो रहा है। अमरीकी महकमा ख़ारजा में ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन ने भी कहा है और हमारे दफ्तर ख़ारजा ने बड़ा उसका साइब जवाब दिया है कि वो इसे मुल्क के अंदरूनी मामले में मदाखलत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला जिसकी तरफ मैं आना चाह रहा था, बहरहाल ये तो सियासी है और वो बिजली का है। एक तो गर्मी, दूसरे बिजली ने कहर डाया हुआ है। ताजिर सनतकार आवाम सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन शरीफ हुकूमत के ज़िम्मेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रही हो रही। गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। ज़रा लाइटर वे में कह रहा था कि लोग कहते हैं जी अगर भले कितनी तहरीक इंसाफ कोशिश कर ले वो आवाम को सड़कों में नहीं ला सकती, लेकिन बिजली ज़रूर है कि वो अवामी को नहीं ताजिर सनतकार को भी सड़कों पर ला सकती है। कि ख़ास तौर पर हमारी टेक्सटाइल माशाल्लाह $19-20 अरब डॉलर की होती थी, अब नीचे आ रही है। क्या असबाब हैं? मैंने रहमत दी है। टेक्सटाइल में बड़ा नाम है मोहतरम आसिफ इनाम साहब का। आसिफ साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो यही आसिफ साहब, हमारी गालिबन जो एक्सपोर्ट थी उसमें गालिबन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टेक्सटाइल का था सारी दुनिया में। मैं ख़ुद भी मैंने जाके देखा। तो ये जो इसका सिर्फ़ और सिर्फ सबब हम IPPs यानी बिजली को ही समझें इनाम साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें खाली बिजली तो नहीं, आप ये कह सकते हैं कि 70 से 75% बिजली है। बाकी चीज़ें जो हैं जैसे मार्केट एसेस वो हमें यूरोपियन यूनियन की मिल गई, वो हम इस्तेमाल नहीं कर सके, अगेन महंगी बिजली। फिर एक ज़माने में गैस थोड़ी सस्ती थी तो उसमें फिर अवेलेबिलिटी का मसला था कि जिनको लेगेसी गैस कनेक्शन मिले हुए थे उसके अलावा वो नहीं तो मिल नहीं सकती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म हो गई। फिर अब ये जो एनर्जी का इशू है ना, ये इस तरीके से है कि हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 20-22 हज़ार 25 हज़ार की है। हमारी अपनी जो डैम्स और न्यूक्लियर है ये 11-12 हज़ार है। अब 12 हज़ार के लिए हमने तकरीबन कोई 10 हज़ार के लिए 30 हज़ार लिए हैं। तो अब हम 1 यूनिट लेते हैं, उसके पैसे देते हैं जिसकी तकरीबन जो एवरेज कॉस्ट 8 रुपये बनती है, उसके ऊपर कैपेसिटी पेमेंट देते हैं हम तकरीबन डबल।
अच्छा, मज़ीद ये कि तकरीबन 10-12 हज़ार 14 हज़ार अभी रास्ते में जो मज़ीद चालू हो जाएंगे, तो ये तो बात 16-17 सेंट पे नहीं रुकेगी, ये तो चलते चलते 25-30 जाएगी। दूसरा, इस पे एक और ये प्रॉब्लम हुआ कि जब हमने बिजली की प्राइसेस बढ़ाई, तो हम ये समझे कि जी ये तो हर चीज़ पास ऑन हो जाती है, कोई मसला नहीं है, जो हमारी लागत है वो दे दें। तो दुनिया में मुसाफकत में हम बहुत पीछे रह गए, और जिसका नतीजा ये हुआ, जून टू जून हमारी बिजली की कंजम्पशन 18% गिर गई थ्रू आउट ईयर। मई की कंजम्पशन वो सो ड्रेस्टिकली लो कि हम दिसंबर 22 में जो सर्दियों में कंजम्पशन होती है वो हमारी मई 24 की रही है। अच्छा इना में अगर हम ये गुफ्तगू करते रहे, क्रिटिसाइज करते रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं जी। कि शरीफों को कहा जाता था कि ताजिर दोस्त हैं, खुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यानी आप क्या ऐसा उन्हें तजवीज़ देंगे, मशवरा देंगे और देते भी रहे होंगे, जिसके सबब ये जो इस वक्त आपका ओवरऑल बिजली का बहरान एक और उससे ज़्यादा मुतासर जो आपका टेक्सटाइल या दीगर हो रहा है, किस तरीके से इसको हम ला सकते हैं? जी, इसका बहुत है। कल हम लोगों ने लाहौर में कन्वेंशन भी बुलाया हुआ है फेडरेशन में, उसमें तमाम एसोसिएशनों के सदर वगैरह जमा हो रहे हैं। एक तो वी विल रेज मनी फॉर दी फोरेंसिक ऑडिट। देखिए, अब ये जो हो गया, अब इसको किस तरह ठीक करना है। ठीक करने का तरीका ये है कि जैसे हमारे इंडस्ट्री के जो पूरे लीडर हैं गौहर एजाज साहब, उन्होंने फरमाया कि जी ये सारे टेंटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मेजर, 2-4 छोड़ दें, तो उसका जब फोरेंसिक ऑडिट होगा तो वो सारे अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसमें मिस डिक्लेरेशन है, उसमें कई चीज़ों, मतलब इतने मल्टीपल आपको मिलेंगे कि इंटरनेशनल फोरेंसिक ऑडिट होने के बाद इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद ही यहाँ बैठे हुए होंगे कि प्लीज़ सॉरी ये ठीक कर दें। आप फोरेंसिक, आप मुझे जो नज़र आता है कि ये एड़ी चोटी का जोर लग जाएगा, फोरेंसिक होने ही नहीं देंगे। अच्छा, तो इनाम साहब, अगर मसला ये है कि कोशिशें तो ये कर रहे हैं कि हम समझ रहे थे कि सिपैक जो है वो जो गेम चेंजर साबित होगा, और थर में भी हमारे यहाँ वो लगे, और जो जिस तरीके से यानी जो कोयला जो कहते हैं जिससे सबसे सस्ती और आसानी से मिल सकती थी, तो आप समझते हैं कि इनकी इंटेंशन नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, करना नहीं चाहते, सियासत में उलझ गए कि बस ख़त्म करना है, इनसे निपट लो, क्या आप समझते हैं वजह? सर, ये तो आप देख लेना कि मैं आई डोंट वांट कि हम लोगों ने इस पूरा फोकस रखा है कि इसको हम पॉलिटिसाइज नहीं होने देंगे, और ये हमारा एक्सटेंशियल थ्रेट है टू द इंडस्ट्री एंड ओवरऑल टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। तो इस आप ये खुद देख लें कि जब हमें 10,000 चाहिए थे और अगर 30,000 लग गए, तो कैपेसिटी तो अनफॉर्चुनेटली वी कैन से कि जो भी प्रोजेक्शंस वगैरह बनी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही नहीं हमने चीज़ ले ली, तो अनफॉर्चुनेटली दैट्स वेरी सैड अफेयर्स ऑफ गवर्नेंस। अनफॉर्चुनेटली कि जब आपने एक चीज़ ले रहे हैं, आपके पास उसका इस्तेमाल ही नहीं है, तो फिर ये अब सोल्यूशन यही है ना कि वो देखिए, वो ज़बरदस्ती एक तरीके से हुआ ना कि किसी वजह से उन लोगों ने ये ख़रीदी होगी, तो वो जब फोरेंसिक होगा तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। ये आपकी बिजली ही चली गई मुझे लगता है। नहीं, बिजली ले गई, बिजली ली गई, मेरे ख्याल है वो लाइट बंद हुई। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि भाई तस्वीर तो लगा रहे हैं, तस्वीर में तो बिजली नहीं गिरेगी ना। अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस वक्त मैं टेक्सटाइल से बात कर रहा था, अचानक जो है बिजली चली गई। अब मैं आखिर में चले उनकी एक आवाज़ में एक आखिर में पूछ लेता हूँ कि आपको यानी ओवरऑल जो सिचुएशन है वो बहुत मायूस कुन है, और बहुत ही ख़ास तौर पर जैसे मैंने कहा कि लोग कहते हैं जी 7% अशराफिया 300 यूनिट से ज़्यादा लेता है, असल फेस कर रहा है जिससे 300 यूनिट से कम है। तो आप समझते हैं कि कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है, रोशनी नज़र आती है? जी बिल्कुल नज़र आ रही है। इसकी वजह यह है कि ये पहली दफ़ा हम लोग किसी तफरीक के बगैर सारे यूनाइट हुए, और हमारा सिर्फ एक ही फोकस है कि हमने इनको ठीक करना है, फोरेंसिक कराना है, और ये कैपेसिटी पेमेंट से निजात हासिल करनी है, जिसमें चाहे 300 वाला हो चाहे 1000 वाला हो। देखिए, और दूसरे जब ये लोग कहते हैं ना कि जी 300 यूनिट है, आपको गैस की मिसाल बताऊँ, कितनी सब्सिडी आज गैस में हम क्रॉस दे रहे हैं, और इंडस्ट्री पे इल्ज़ाम लगता रहा कि जी ये क्रॉस टेक्सटाइल लेती है, सब्सिडी लेती है, जबकि हम दे रहे थे।
इसी तरीके से आप देखें कि एंटी इंडस्ट्री बाइस्ड है पाकिस्तान में। आप टेक्सटाइल के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन सुनते रहे कि ये सब्सिडी ले रहे हैं। कभी आपने खरबों रुपए की आईपीपी पेमेंट सुनी थी? ठीक है, या वी आर टॉकिंग अबाउट 2.8 ट्रिलियन फिक्स्ड कैपेसिटी पेमेंट। नहीं, आपकी बात बहुत वैलिड है। और जैसा मैंने कहा कि आप लोगों का ये दुरुस्त है कि सियासत से वालातर होकर मुल्क की बेहतरी के लिए हमेशा मशवरे भी देते हैं, बल्कि पूरा बेस से नहीं, हमारी जो एक्सपोर्ट है या इकॉनमी है वो आप लोगों पर खड़ी है। काश इस्लामाबाद में बैठे हुए जो कंसर्न लोग हैं वो इसको सुने। इससे पहले कि लाइट जाए, मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ इनाम अकरम साहब। जैसे मैंने इनाम साहब जिस तरह फरमा रहे थे कि जो IPPs की वजह से ये तमाम इशू यानी क्राइसिस इकॉनमी का इस वक्त, और ख़ास तौर पर आवाम को जो मसाइल दरपेश हैं, गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद तो एक एनर्जी के बड़े अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं कि क्या असबाब हैं। ये सिर्फ IPPs ही हैं जो इस सब का जिम्मेदार हैं। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। अभी गुफ्तगू हो रही थी टेक्सटाइल के एक बड़े चेयरमैन से, और यकीनन बिजली चाहे गरीब हो, मुतवस्सित तबके का हो, चाहे अशराफिया हो, उसके बिल और उस पर से गर्मी, दोनों के सबब मैंने कहा ना कि लोगों की चीखें निकल गई हैं और सादा जिम्मेदार IPPs को ठहराया जा रहा है। और ये भी एक बड़ा इबहाम है लोगों में कि ये है क्या। हमारे साथ मुमताज़ बहुत माहिर, बल्कि एक अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं, डॉक्टर फैयाज़ चौधरी, DG रह चुके हैं NTDC के। चौधरी साहब शुक्रिया। तो बिला किसी तमहीद के मैं तो आपसे ये मालूम करना चाहूँगा कि ये जो हम IPPs का सुनते रहे हैं, कब इब्तदा हुई, कैसे आ गई, और कैसे ये तमाम बिजली के बहरान का जिम्मेदार ठहराई जा रही है। चौधरी साहब जी, थैंक यू। अपना अभी आपको पता है कि हमने वापडा के बाद जो IPPs यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की ये ओरिजिनली ये 92 में ये फ्रेमवर्क थोड़ा बना। 94 में पहली दफ़ा पॉलिसी आई, उसके मुताबिक ये लगे 97, 98 में या 99 में ये कमीशन हुए कुछ उस वक्त के जो पावर प्लांट थे। तो अब वो एक वहाँ जो भी इंसेंटिव प्रोग्राम उनको दिया गया, ये ऐसे ही है जैसे आपने घर किराए पे ले लिया, तो अब आपने उसमें रहें, छुट्टी चले जाएं, तो देन यू ओ रेंट टू दैट हाउस। यही सूरत हाल ये पावर प्लांट्स की है। जब आपने एज ए कंट्री कमिट कर लिया कि ये मुझे चीज़ चाहिए, तो नेचुरली उसका आपने रेंट देना है, जो कि कैपेसिटी पेमेंट की मद में होता है। अब हम असल में गलती कहीं और होती है, नज़ला कहीं और गिरता है। अब गलती दो हो गई, 94 में भी हुई और 13-14 में भी हुई। क्या गलती हुई कि हमने पहले 94 में भी अपनी डिमांड से ज़्यादा हमने इसको ख़रीद लिया, और हम उस वक्त रीनिगोशिएशन के चक्कर में और पता नहीं क्या क्या हमने काम किया, मुल्क में पूरे में अपने इन्वेस्टमेंट की फ़ज़ा ख़राब कर दी। आपने चादर देख के पाँव फैलाना है। पहली बात, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने इंतज़ाम करना है। तो आप ये नहीं कर सकते कि अपनी डिमांड से ज़्यादा या अपनी फाइनेंशियल जो कैपेबिलिटी उससे बढ़ के आप कोई सौदा कर लें। आप अपने घर में करके देख लें, तो वो फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं रहता। तो दो बड़ी चीज़ें हैं। एक कि हमने 6 से 7 हज़ार मेगावाट जो सोचा था कि हमारी डिमांड, हम जो ना सपोजिशन पे चलते हैं, कोई कंक्रीट हमने काम नहीं किया। मेरी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए मैंने काम नहीं किया, मैंने अपनी डिमांड ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं की, लेकिन एज्यूम कर दिया कि जी हमारी GDP ग्रोथ इतनी बड़ी होगी। तो उसके मुताबिक आप बहुत प्रॉपर होमवर्क करना पड़ता, फिर जाके आप डिमांड ग्रोथ को देखते हो, उसके मुताबिक आप प्रोक्योरमेंट करते हो। तो हमने क्या किया, एक मफरूज़े के तहत कि हमारी डिमांड इतनी बढ़ जाएगी, हम तरक्की करना शुरू कर देंगे, और जनाब CPEC में प्लांट तो आ गए, इंडस्ट्री भी आ जाएगी, लेकिन उसके अलाइन हमने नाकाम उस एतबार से किया, जो होमवर्क चाहिए था वो नहीं किया। इसका सलूशन भी है
मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दें, लीकेज खत्म कर दें। ये जो हमने कैपेसिटी लगाई है ये अपने गलत घरों की वजह से लगाई है, क्योंकि मेरा घर जो है वो सर्दियों में तो ये पीक 12,000 गलती हो देता गई, है। चौधरी साहब गलती हो गई, लेकिन चौधरी साहब अगर गलती हो भी गई है तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी कोई मुद्दत होती है, उसमें हालात के तहत तब्दीली भी होती है। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि जो आईपीपी से हमने 10-20 साल पहले मुआहदे उन हालात में उस वक्त किए थे जब हमारा डॉलर 100-125 रुपए का था, अब क्या कोई गुंजाइश नहीं है कि उसमें हम तब्दीली कर सकें? नहीं, ये सब चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। देखिए, ये पाकिस्तान को पहली दफा प्लांट नहीं लगा रहा, 94 में लगा, 2002 में पॉलिसी बनी, 2006 की पॉलिसी रिन्यूएबल की बनी और उसके बाद 2013 की बनी। तो ये ऐसी बात नहीं है कि हमें पता नहीं था। हम देखिए, ये सारे प्लांट को 2 दिन के लिए नहीं लगते, ये आपको 25 से 30 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपने ये होता है कि वो जो बैंक का लोन है वो पहले 10 साल में वापस करना है, जिस वजह से फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है। मैंने जैसे कहा, हमारे पास 21,000 थी 2017 में, ये नई 20,000 21,000 लगी। आप कह लें कि जो 70 साल में हमने इनको अपना खा वो पब्लिक प्रोजेक्ट थे तरबेला मंगला, हमने उसको आहिस्ता आहिस्ता करके लगाया, आहिस्ता आहिस्ता करके पे कर दिया। अब ये हुआ कि मैंने 21,000 लगा दी 6 सालों में, लेकिन इसका लोन जो है मुझे पहले 10 साल में पे करना है। तो ये मैंने अपने लिए एक फाइनेंशियल, यानी कि उस वक्त इसकी मॉडलिंग करके ये देखना चाहिए था की होगी, लेकिन वो जो एक्सचेंज रेट आप ये कह लें, वो एक्सचेंज रेट को नहीं परसीव किया कि ये 3 गुना मेरा एक्सचेंज रेट गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें मैंने कहा ना, जो मफरूजे होते हैं, जिनकी बुनियाद पे आप फैसला करते हो, उसकी सेंसिटिविटी करते हो, इसके लिए एक प्रोसेस बना हुआ है, इंटीग्रेटेड सिस्टम प्लानिंग। और वो जो प्रोसेस है वो अब इन प्लेस है, लेकिन 2013 में वो इन प्लेस था सही, लेकिन एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। एनटीडीसी जो इस अदारे के और नेपरा जो इसको अप्रूव करता है, वो दोनों अदारे स्टॉप गैप अरेंजमेंट चल रही है। इधर भी यहाँ जो मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है एनटीडीसी में, वो भी स्टॉप गैप अरेंजमेंट में है। तो ओवरऑल सेक्टर इतने क्रंच में था कि ये मास्टर प्लान तो कभी बनाया ही नहीं। कि साहब असल मसला ये है कि सॉरी टू से, असल मसला तो उन लोगों का है ना जो 100 यूनिट 200 यूनिट या 300 यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हों, और उन्हें 50, 60 और 70 रुपए तक कब कहते हैं जी आपको देने पड़ेंगे पर यूनिट। उसमें टैक्सेस आपने लगाए हुए हैं, उसमें पता नहीं और भी तमाम चीज़ें डाल दी हैं, जो दीगर मसाइल हैं वो भी। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये पता नहीं तहरीक इंसाफ निकाल सके, बिजली ज़रूर लोगों को सड़कों पर निकाल देगी। ये जो जिस तरीके से कीमत बढ़ रही है, जिस तरह बिल आ रहे हैं हमारे आपके। जी, मैं ये कहता हूँ, देखिए हमारी जो ऑपरेटिंग कास्ट है ऑन एवरेज वो 9-10 रुपए से ऊपर नहीं है ऑपरेटिंग कास्ट, ठीक है। और जो हमारी कैपेसिटी पेमेंट है वो 18-19 रुपए है। अब ये दोनों मिलके आपके 27 रुपए बन गए, ठीक। चलिए बीच में कोई ट्रांसमिशन का एक्सपेंस और ये वो करके ये 30 रुपए से ऊपर नहीं है जो आपकी कास्ट ऑफ सर्विस है। अब मैं कहता हूं कि अगर हमने, अब एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, तो हमने जो टैरिफ स्ट्रक्चर बनाया है, अब क्योंकि गवर्नमेंट को या तो एफबीआर बहुत अच्छी तरह गवर्नमेंट को हेल्प कर दे, क्योंकि वो टैक्स कलेक्ट कर दे। अब वो डिपार्टमेंट उसकी प्रोफिशिएंसी एफिशिएंसी इस लेवल पे आ जाए ताकि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल से ये ना इकट्ठी करनी पड़े टैक्स। तो अभी भी यस इट इज हाई, वेरी हाई, लेकिन फिर भी अगर हम इसको रीस्ट्रक्चर करें, कुछ अपनी लीकेजेस बंद करें, हम इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन जो आपने अभी बात की मिडिल क्लास और हाई मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, आपका भी पिछले दिनों डेटा शेयर हुआ, सारे ये नेट पे शेयर हुआ, 7% ऑफ कनेक्शंस, अगर लेट्स से हमारे पूरे मुल्क में मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस डोमेस्टिक में, उसका जो सिर्फ और सिर्फ 7% ऐसा तबका है जो कि 300 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करता है।
बाकी 93% 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करता है। अब भले उसमें भी गड़बड़ है कि कई लोगों ने के घर में 2-2 3-3 मीटर लगाए हुए, वो भी चोरी है किस्म की। तो मैं ये कहता हूं, मैं कहता हूं मान लें कि कोई चोरी नहीं है, वो जो 7% तबका है उसने सारे मुल्क को बेसिकली फिर वो गड़बड़ कर दिया। आपने दुरुस्त कहा चौधरी साहब के 7% तबका जिसका 300 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करता है, 6 उनके यहाँ AC लगे हुए हैं, माशाल्लाह पैसा भी वैसे आ रहा है। आप अपने तजर्बे की रोशनी में क्या सजेस्ट करेंगे? मैं बड़ा हम्बली अगर आपसे पूछूं 1, 2, 3 तजवीज़ जो हमारे इस्लामाबाद के हुक्मरानों तक पहुँचे, जिनको तक पहुँचती है या नहीं? जी मैं ये कहूँगा कि देखिए, आपने एनर्जी सेल्स बढ़ानी है, पहली रिकमेंडेशन कि एनर्जी सेल्स बढ़ानी है। मैं ये कहता हूँ, जैसे भी मैंने आपको मिसाल दी, आपने जो आपको मैं अभी मिसाल दी कि से आप 100 रुपए आपने लगाए, उसमें 72 फिक्स थे, 28 रुपए आपकी ऑपरेटिंग कास्ट है, लेकिन और मैंने 100 यूनिट बेचे तो आपका 1 रुपए का यूनिट हो गया। अब आप क्या करें, वो जो 100 में से 72 तो फिक्स्ड है, वो तो तब्दील नहीं होंगे। अगर मैं 100 से 150 बेच दूं या 200 बेच दूं, मेरी वही कास्ट 50 पैसा आ जाएगी पर यूनिट। तो पहली रिकमेंडेशन एनर्जी सेल्स बढ़ाना। वो कैसे हो सकती है? वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से हो सकती है। वो क्या है? रीलोकेशन ऑफ चाइनीज फैक्ट्रीज टू पाकिस्तान। वो अपने इकोनॉमिक जोन्स को फाल करें, उनकी जो भी टैक्स रिबेट देनी है वो दें। वो उसमें साल लगे, 2 साल लगे, एक तो ये है, सबसे पहला तो इधर तवज्जो करें। दूसरा, अपनी जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग, जिसकी वजह से वो पहले 10 साल आपने, क्योंकि वो लोन देना ही देना होता है, आप 10 से 12 कर ले, 12 से 14 कर ले, ताकि आपका आउटले कम हो जाए, आपका जो फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाए। दूसरा, फिर ये जो मैं इंडस्ट्री के लिए खास टैरिफ दूं, ताकि उसमें ये टैक्सेस और जब इसकी रिकलेक्शन का निज़ाम कहीं और से लाऊं, जब वो माल बेच लें, उसकी प्रोडक्शन कास्ट ना बढ़ाऊं, तब जाके ये मेरी सेल बढ़ेगी और मेरी पर यूनिट कास्ट कम हो जाएगी। रही घरों की बात, किसी नई सोसाइटी में, नई जगह कोई घर नहीं बन सकता जो कि पहले एनर्जी मॉडल के जरिए वेरीफाइड ना हो और 80% से ज्यादा एफिशिएंट ना हो। उसको ना पानी का कनेक्शन दिया जाए, ना उसको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दिया जाए, ताकि ये जो 7% एलीट है जो कि बड़े बड़े घर बना के और ठीक है, बुनियादी तौर पर चौधरी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि एक बिजली का इतना बड़ा बहरान है, तो ये जो हम 12-12, 14-14, 20-20 मंजिला जो है, मैं देख रहा हूँ बिल्डिंगों के पहाड़ खड़े कर रहे हैं। एक 20 मंजिला खड़ा होगा तो 100 फ्लैट होंगे, 100 फ्लैट में अगर 500 यूनिट भी होगी तो बिजली 5000 यूनिट ही जाएगी। कि अब किसी भी बिल्डर्स को बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, गैस के कनेक्शन उस वक्त तक ना दिए जाएं जब तक कि वो खुद कफील ना हो जाएं, बिजली के हवाले से अपना प्लांट ना हो। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद रेड्डी को इजाज़त दीजिए।